शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायद रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आ रहा है इंट्रोडक्शन टू साइकिट लर्न, यानी कि साइकिट लर्न जो है इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। साइकिट लर्न इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड रॉबस्ट लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग इन पाइथन। मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न जो है बहुत ही मुफीद और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरी है, जिसको शॉर्ट में एसके लर्न भी कहा जाता है। और साइकिट का मतलब साइंटिफिक टूल किट है, और लर्न जो है ये मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पे उन्होंने लर्न का कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। It provides a selection of efficient tools for machine learning and statistical modeling, including classification, regression, clustering, and dimensionally reduction via a consistent interface in Python। ये जो है डिफरेंट किस्म के टूल प्रोवाइड करती है, जिससे कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल और मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें यानी कि क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन और क्लस्टरिंग, डायमेंशनल रिडक्शन, ये इन सब की टाइप्स हैं, इनके अंदर ये इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ है। दिस लाइब्रेरी विच इज़ लार्जली रिटन इन पाइथन, पूरी की पूरी लाइब्रेरी बल्कि मैक्सिमम पाइथन में लिखी हुई है। और इसके अंदर जो है नमपाई जो लाइब्रेरी है, साईपाई लाइब्रेरी और मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो है ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। इन सब का ये मजमूआ है। अच्छा, ओरिजिन क्या है साइकिट लर्न, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, कब से ये मतलब कि मुतारफ़ करवाई गई? इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड साइकिट डॉट लर्न एंड वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेविड कॉर्नेप्यू एज अ गूगल समर ऑफ अ कोड प्रोजेक्ट। गूगल समर ऑफ अ कोड प्रोजेक्ट 2007 के अंदर जो डेविड कॉर्नेप्यू है उसने जो है इसको इनिशियली तौर पे डेवलप किया था। फिर उसके बाद 2010 में फैबियन पेड्रिगोसा, गील वेरोक्योक्स, अलेक्जेंड्रे ग्रैमफोर्ड और विंसेंट माइकल, इन्होंने फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन का एक ये प्रोजेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो है इन्होंने एक इसका दूसरा लेवल इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि फ़र्स्ट पब्लिक जो इन्होंने रिलीज़ करवाई वो 2010 में करवाई, 1 फरवरी 2010 में। 0.1 बीटा जो था ये इसका पहला वर्जन था। और इसके बाद अब तक जो इसके वर्जन्स की हिस्ट्री है वो ये है, ये आप देख सकते हैं, इसको देख लेंगे आप खुद ही। चंद वर्जन 2013 से यहाँ पे एक पूरी लिस्ट जो है इन लिस्ट किए हुए हैं। 2019 तक के जो वर्जन है ये आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद इसके अंदर कम्युनिटी और कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं। अच्छा, उसके बाद से जैसे ही ये मुतारफ़ करवाई गई, फिर बहुत सारे जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो इसमें शामिल होते गए और अपना जो है अपनी कंट्रीब्यूशन इस लाइब्रेरी में डालते गए। साइकिट लर्न इज़ अ कम्युनिटी एफर्ट एंड anyone can contribute to it. This project is hosted to, ये प्रोजेक्ट ये होस्ट किया गिटहब ने, बहुत ही ये फेमस वेबसाइट है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन लर्निंग के कोडिंग के बहुत सारे कोड जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर उसके अलावा जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, booking.com, JP Morgan, एवरनोट, स्पॉटिफाई और मैनी मोर, बहुत सारी जो बिज़नेस वेबसाइट्स जो हैं वो ये लाइब्रेरी एसके लर्न को जो है यूज़ करती हैं, मशीन लर्निंग को यूज़ करती हैं। अब जो इसके अंदर जो मेन कंट्रीब्यूटर थे वो यहाँ पे उनकी लिस्ट सामने है। जॉरिस वैन डे बोशे डेटा साइंटिस्ट था, थॉमस जे फैन सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मशीन लर्निंग रिसर्चर था, एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट था, एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट था, मशीन लर्निंग, ये सारों की इनकी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन। प्री रिक्विजिट्स, अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर हमें काम करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट इसकी क्या क्या है। तो यहाँ पे बताया कि पाइथन जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू होना चाहिए 3.5, लेकिन मैं है यहाँ पे यूज़ करूँगा 3, ठीक है ना। नमपाई का ये वाला वर्जन होना चाहिए। साईपाई का जो है
वो इससे 0.17 से ग्रेटर दैन होना चाहिए 0.11। और मैटप्लैट लाइब्रेरी और पांडा का भी उन्होंने यहाँ पे डिमांड बताई हुई है कि कौन सा वर्जन होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे पाइथन 3 यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इंस्टॉलेशन कैसे इसकी होती है, इफ़ यू ऑलरेडी इंस्टॉल नमपाई एंड साईपाई फॉलोइंग आर टू ईजीएस्ट वे टू इंस्टॉल साइकिलडन। अगर आपके पास पहले से नमपाई और साईपाई लाइब्रेरी है तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने पिप की कमांड यूज़ करनी है, इंस्टॉल ये वाली आपने जो कमांड है ये लिख देनी है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। यूजिंग कोंडा फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू इंस्टॉल साइकिलडन विया कोंडा, एक दूसरा मेथड ये है। ठीक है ना, इफ़ numpy and scipy is not yet installed on your Python workstation then you can install them by using the pip command या कोंडा की कमांड से जो है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है scikit-learn is to use Python distribution like Kanope and Anaconda because they both ship the latest version of scikit-learn। ठीक है ना, अगर आप Anaconda नेविगेटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ये सारी इंडिविजुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा नेविगेटर जो है आप डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, आपने जस्ट लाइब्रेरी को कॉल करना होता है, वो इसके साथ ही क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक हो गया। आइए ज़रा जल्दी से चंद मिनट्स में जो है फ़ीचर्स इसके देख लेते हैं। इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं। फोकसिंग ऑन लोडिंग मैनिपुलेटिंग एंड समराइजिंग डेटा scikit-learn लाइब्रेरी इज़ फोकस मॉडलिंग द डेटा। some of the most popular groups model provided by sklearn are as follows। अच्छा जी, ओपन सोर्स, इट इज़ ओपन सोर्स लाइब्रेरी एंड आल्सो कमर्शियली अवेलेबल टू BSD लाइसेंस। ठीक है ना, सबसे पहला इसका जो फीचर है ये क्या है, ओपन सोर्स है लाइब्रेरी, यानी कि इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है ना, जिसमें से सुपरवाइज एल्गोरिदम में कौन कौन से आ जाते हैं, लीनियर रिग्रेशन आ जाता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्री एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है scikit-learn में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी सुपरवाइज लर्निंग के डीपली आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, इस लिंक के थ्रू आप जो है इसकी फुल जो है आप सुपरवाइज लर्निंग के कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है अनसुपरवाइज लर्निंग। ऑन द अदर हैंड ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग जो है एल्गोरिदम, वो भी इसके अंदर वाफिर मिकदार में अवेलेबल हैं, जिनमें से क्लस्टरिंग आ गया, फैक्टर एनालिसिस आ गया, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, अनसुपरवाइज एल्गोरिदम की ये फैसिलिटी देते हैं न्यूरल नेटवर्क। ठीक हो गया जी। और ये जो है यहाँ पे इसका लिंक है, इसमें आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम की सारी क्या डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके बाद क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है, ये एक अनसुपरवाइज्ड जो है ना एल्गोरिदम की ये टाइप है क्लस्टरिंग, उसकी कैटेगरी है कि दिस मॉडल इज़ यूज फॉर ग्रुपिंग अनलेबल्ड डाटा। ये आगे मज़ीद आप ऊपर वाला प्रीवियस को अगर आप लिंक वॉच करेंगे तो आपको ये इसीलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यानी कि बहुत सारा डाटा जो होता है ना, उसके जो अनलेबल्ड जो डाटा होता है उनके क्लस्टर्स बना लिए जाते हैं, यानी कि बहुत सारा अनलेबल्ड जो डाटा होगा ना, जो थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, उनके अलग-अलग से क्लस्टर बना दिए जाते हैं, ग्रुप बना लिए जाते हैं। ठीक है ना, ये क्लस्टरिंग है। क्रॉस वैलिडेशन क्या है, सुपरवाइज्ड मॉडल्स अनसीन सुपरवाइज मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो है वो क्रॉस वैलिडेशन जो है वो की जाती है, ये इसका फीचर है। फिर उसके बाद डायमेंशनरी रिडक्शन, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि फीचर्स को रिड्यूस किया जाता है, जो अननेसेसरी फीचर्स हैं, बल्कि जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डेटा विच कैन बी फर्दर यूज फॉर समराइजेशन विजुअलाइजेशन, यानी कि रिड्यूस किया जाता है डेटा को, वो डायमेंशनली रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। इंसेंबल मेथड्स, नाम से पता चल रहा है कि कंबाइनिंग द प्रिडिक्शंस मल्टीपल सुपरवाइज मॉडल की जो प्रिडिक्शंस होती हैं उनको कंबाइन जब करके इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ये सारा मेथड जो है इंसेंबल मेथड कहलाता है। ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एक्सट्रैक्ट करना डेटा में से, इसके अंदर से, तो ये फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाता है। फीचर सिलेक्शन, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई यूजफुल एट्रीब्यूट्स टू क्रिएट सुपरवाइज मॉडल।
यानी कि किसी भी डेटा में से यूज़फुल एट्रीब्यूट्स निकालना किसी भी सुपरवाइज मॉडल के लिए फीचर सिलेक्शन कहलाता है। और अब ज़रा आते हैं छोटे से प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक साइकिट लर्न को यूज़ करके, लाइब्रेरी को यूज़ करके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ। जिसके पास भी इंस्टॉल्ड है एनाकोंडा नेविगेटर, तो वो जुपिटर नोटबुक जो है उसको ऑन कर लेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है, पहला काम जो है डेटा सेट को डाउनलोड करना। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक से जो है हमने डेटा डाउनलोड करना है। ये जनाब अली कैगल की वेबसाइट है। कैगल की वेबसाइट पे आया हूँ और यहाँ पे जो है आयरस फ्लावर है एक, उसका डेटा सेट हमने यहाँ से उठाना है और हमने इस प्रोजेक्ट में करनी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की भी यहाँ पे टाइप्स हैं, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है, एक मल्टी। बाइनरी में दो चीज़ों के माबैन क्लासिफिकेशन की जाती है और जो मल्टी क्लासिफिकेशन होती है वो दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा यानी कि तीन हमारे पास ऐसी तीन चीज़ों के दरमियान हमने जो है क्लासिफिकेशन करनी है। तो आयरस फ्लावर डेटा सेट यूज़ पर ये हमने मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करना है। ये सारी उसकी डेटा सेट के अबाउट यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि डेटा सेट ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन और बायोलॉजिस्ट रोनाल्ड फिशर ने जो है इसको 1936 में इसके बारे में पेपर उन्होंने पब्लिश किया। द यूज़ ऑफ मल्टीपल कहता मेजरमेंट इन टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम sometimes called Anders iris data set because Anderson collected the data to quantify the morphologic। ये सारी उसकी डिटेल बताई हुई है। अब ये जो डेटा सेट है इसके अंदर 50 सैंपल है, यानी कि टोटल 3 टाइप्स हैं आयरस की। ठीक है ना। वो कौन कौन सी हैं? आयरस सेटोसा, आयरस वर्गिनेशिया, वर्जिनिका और इसके बाद क्या है आयरस वर्सिकलर। ये 3 किस्में हैं। इन तीनों के दरमियान जो है क्लासिफिकेशन करवानी है। अब इन हर एक के जो 50-50 सैंपल्स हैं, टोटल 150 वैल्यूज़ का डेटा शामिल है और इनके जो फीचर्स हैं 4 इनके फीचर्स हैं। हर एक के 4 फीचर्स हैं और उनमें से क्या है लेंथ हो गई, इनकी विड्थ हो गई। ठीक है ना। सीपल्स जो हैं पेटल्स वो सेंटीमीटर्स में है। ठीक है ना। तो ये यहाँ से इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, यहाँ से हम कर लेंगे इसको डाउनलोड। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पे डिटेल दी हुई है इसकी, ये सीपल। ठीक है ना। और सीपल की विड्थ कितनी है तो सारा जो है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे मज़ीद कॉलम था, ये देखें, ये सारी उनकी डिटेल, उनकी मेजरमेंट्स जो हैं यहाँ पे पड़ी। चलो हम आगाज़ करते हैं हम अपने आगे प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा सेट हमने डाउनलोड कर लिया है। CSV फाइल है हमारी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये जनाबे वाली जो है इसका डेटा सेट है जो कि सारा जो है इधर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। 150 एंट्रीज़ हैं इसके अंदर, 50 वर्सिकलर की हैं और सेटोसा की 50 हैं और वर्जिनिका की 50 हैं। ठीक है। ये मैं जो है आपको 3 स्पीशीज़ का ये मैं आपको ब्रीफिंग इसकी दे चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर फीचर्स जो है वो भी मैंने बता दी हैं। 4 फीचर्स हैं मेजर्ड फ्राम ईच सैंपल में से 4 फीचर्स जो हैं वो इसके मेजर करने हैं। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सीपल्स एंड पेटल्स, यानी कि 2 सीपल्स की और 2 पेटल्स की सेंटीमीटर्स के अंदर हमारे पास फीचर्स मौजूद हैं जिनकी टोटल तादाद 4। ठीक है। इसके बाद रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना। अच्छा, रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन जो है ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एक किस्म की टाइप्स है, 2 कैटेगरीज हैं, टाइप्स है। रेग्रेशन से क्या मुराद है? इज़ द प्रिडिक्शन, ये एक ऐसी प्रिडिक्शन है जिसके अंदर जो रिज़ल्ट है ना आपको किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू में मिलेगा। ठीक हो गया ना। किस में मिलेगा? किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू में मिलेगा। एंड ऑफन टेक्स इनपुट एज अ कंटिन्यूस वैल्यू, यानी कि वो जो वैल्यू होगी वो कंटिन्यूस वैल्यू होगी, यानी कि कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी। और जो क्लासिफिकेशन है आपको पता है, एक नाम से पता चल रहा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग विच सेट ऑफ कैटेगरीज आर न्यू ऑब्जर्वेशन बिलोंग, यानी कि आइदर ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, या हाँ है या ना है, ऑन है या ऑफ है, यानी कि ये क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की टाइप है 2 बाइनरी, यानी कि 2 चीज़ों के दरमियान, 3 चीज़ों के दरमियान क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी। तो ये सुपरवाइज्ड है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये भी सुपरवाइज्ड है। अब ज़रा यहाँ पे 2 एल्गोरिदम हैं
जो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, एक नेव बायस क्लासीफायर जो कि सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंदर भी हमने यूज़ किया था, और एक जो है लॉजिस्टिक रेग्रेशन जो कि इसी की ही ये भी एक लॉजिक रेग्रेशन की ही ये टाइप है। ठीक है ना, जल्दी से वीडियो को समेटने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी कोई क्यूरी हुई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स जो है आगे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम कि हाउ टू सेट पाथ एंड रीड CSV फाइल। सबसे पहले अब ये स्टार्ट हमने करना है कि CSV फाइल, अब वो जो डेटा की मैंने आपको CSV फाइल दिखाई थी, अब सबसे पहला काम है उसको रीड करना और उसका पाथ सेट करना। तो सबसे पहले ये मैंने कमांड्स लिखी हुई हैं, इंपोर्ट करानी है OS की डायरेक्टरी OS। तो यहाँ पे जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं ले जाता हूँ इधर, यहाँ पे मेरे पास जुपिटर नोटबुक है और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइकिट लर्न का ये इसको नेम दे देते हैं और यहाँ से हम करेंगे इसका आगाज़ कंट्रोल V करके। ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, इसको ज़रा रन करते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपोर्ट करवा दें इसको। दूसरे नंबर पे जनाबे अली जो हमने काम करना है वो हमने करवाना है, इसका पाथ सेट करवाना है। ये देखिए मैंने इसको रन किया तो ये देखिए मैंने OS विद कमांड डायरेक्टरी, ठीक है ना, ये देखिए C डायरेक्टरी जो है उसके अंदर यूज़र्स के नाम का फोल्डर है, उमैर जिलानी उसका नाम है, वहाँ पे जो है हमारी ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये मतलब कि वहाँ से हमने करवा ली है। अब अगला हमारा काम है लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाना। ये जो दो लाइब्रेरीज़ हैं जो कि लाजमी इस्तेमाल होंगी, इन दोनों को जो है हमने क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है जी, इन दोनों को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट, अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे कंट्रोल, ये देखें इनको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे इनको रन कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है सक्सेसफुली जो है ये इंपोर्ट एक कीवर्ड है। ठीक है ना, कोई भी लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करने का ये फांडा उसका नाम है एज PD जो है एक किस्म का यूँ कह लें, तो इससे जो है इसको कॉल की जाएगी जहाँ पे भी इसको आगे यूज़ करना है, इसको आप ऑब्जेक्ट कह लेंगे। अगला काम है उस डेटा सेट को हमें क्या करवाना है, डेटा सेट को हमें रीड करवाना है। ये डेटा सेट का एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर जो है पूरी की पूरी कमांड जो है ये हमने क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। ठीक हो गया जनाब अली। तो इस कमांड को लिखने के बाद अब जो है यहाँ से मैं करूँगा रन होने के बाद ये देखें अभी फ़िलहाल एरर आया है क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ इस डेटा के अंदर ये कमांड को हमने सेव करवाया है। इस डेटा सेट को हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, डेटा सेट लिखेंगे। तो जैसे ही ये ओपन हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इसे रन करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो एरर आ रहा है क्योंकि वो डेटा सेट जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। तो डेटा सेट को हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मरतबा इसको बारी बारी करते हैं। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे डायरेक्टरी सेट, ये पांडा की लाइब्रेरी, और ये देख सकते हैं आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली पाथ जो है वो हमने दिया नहीं। ये जो फाइल मैंने रखी हुई है, ये मैंने फाइल रखी हुई थी डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये देखें, इसको यहाँ पे हमने क्या देना है, इसको पाथ देना है। तो ये देखिए जनाब अली इस तरह से ये पाथ सेट करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, इसको भी मैं रन करता हूँ। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे उसने कर लिया कि डेस्कटॉप पे हमारे डेटा सेट की फ़ाइल पड़ी हुई है, फुल डेटा सेट की फ़ाइल जो हमने डेस्कटॉप पे रखी थी। अब ये रन, तो यहाँ से जो है आप आगे ये देखें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी वो यहाँ पे ये बता रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा इशू है अभी भी। कोई बात नहीं, इसको हम भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें अब डेटा सेट को मैं कॉल करूँगा तो ये सारे का सारा डेटा सेट यहाँ पे शो करके दिखा देगा। ये देखें कि उसने सक्सेसफुली फ़ाइल जो रीड कर ली है, उसने यहाँ पे बता भी रहा है स्टेटस कि इसके अंदर 150 रोज़ हैं CSV फाइल में और 5 कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये 5 कॉलम 1 2 3 4
एंड 5, ठीक है ना, 5 इसके अंदर कॉलम। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारा काम है, आते हैं इधर अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो करना है, इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालने हैं उस डेटा सेट में से। अब सबसे पहले जो है, ये हमने एक्स डेटा सेट बनाना है। ये मैंने आपको कहा था, एक पाइथन के कोर्स की मैंने सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर आपने वो देखी है तो आपको ये लिखा हुआ समझ में आ गया होगा कि ये इससे क्या मुराद है। अब इसमें से जो एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वो 3 स्पीशीज़ होंगी, ठीक है, और बाकी जो 4 हैं जो उसके फीचर्स हैं वो क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये देखिए, ये जो है इसके अंदर ये जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, और ये स्पीशीज़ जो है ये डिपेंडेंट है। अब इसमें से एक को दे देना है हमने एक्स का नाम और एक को हमने दे देना वाई का नाम। तो यहाँ पे बताया हुआ डिपेंडेंट कौन सी है, एक्स स्पीशीज़ को हमने एक्स दे देना है नाम, और इंडिपेंडेंट को हमने वाई का नाम दे देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एक्स वाई की ये 4 वैल्यूज़ जो है वो किसकी हैं, डिपेंडेंट एक्स की वैल्यूज़ हैं, और ये जो एक चौथा कॉलम जो था वो किसका है, वो स्पीशीज़ सॉरी वो जो ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्पीशीज़ की हैं एक्स वाली, और जो वो जो 4 डेटा सेट की वैल्यूज़ हैं वो जिसके अंदर विड्थ हाइट है वो किसकी हैं, वो वाई की हैं। तो इनको जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं लिखूँगा इसको यहाँ पे, यानी कि ये जो है अभी आपको पता चल जाएगा, ये देखिए सही है, यानी कि ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये वाली, यहाँ पे वाई करके इसको मैं करता हूँ रन, तो ये देखिए सारी की सारी वाई वाली कौन सी है, वाई किसको हमने किया हुआ है, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, ठीक है ना, ये वाई वेरिएबल है, ठीक है। इसको हमने ये देखिए सारी इसकी जो वैल्यूज थी यहाँ पे एक एरे के अंदर जो है वो शो करके उसने दिखा दी, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट करना है काम वो क्या है, नेक्स्ट हमारा ये काम है कि भाई इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये जो स्पीशीज़ आपको नज़र आ रही है ना इसके अंदर, ये वाली जितने भी आयरिस, वर्जिनिका और इसके अलावा 3 स्पीशीज़ जो हैं, इनको हमने कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कोडेड में कैसे करेंगे, ये sklearn की प्री प्रोसेसिंग को ही हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद इसके अंदर एक लेबल इनकोडर है उसको इंपोर्ट कराएंगे, और लेबल इनकोडर वाई की वैल्यूज़ को लेबल इनकोडर एक फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो जितने भी ये 3 स्पेशीज़ हैं इनको कोड अलॉट हो जाएगा, 0 1 2 हो सकता है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया, क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे वाई, ये वाला वाई की वैल्यू इसको करना है, तो यहाँ पे मैंने रन किया वाई और यहाँ पे एक्स, ठीक हो गया। तो इसमें से ये जो है, सॉरी इसको करते हैं, ये देखिए ये जो y की वैल्यूज़ हैं सारी की सारी अभी ये कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि इसके थोड़ा सा ना सिंटैक्स का जो इश्यू आ रहा है। अब सिंटैक्स इसका इंपोर्ट जो है हम यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट के बाद अब इसको यहाँ पे हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद इस y को हम
कॉल करते हैं। कॉल करने आपने यहाँ पे देखा होगा कि पहले इंपोर्ट का कलर ये नहीं था, ब्लैक ही था, अब ये सही से हुआ है। तो अब इसको हम करेंगे रन। तो जैसे ही ये रन हुआ तो आप ये देखें ये प्रोसेसिंग पे है। तो ये सारा जो था ऊपर ये 3 जो स्पीशीज़ हैं इनको ये कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये देखो तीनों की तीनों स्पीशीज़ जो हैं, जो 50 हैं उनको उन्होंने 0 का नाम दे दिया है, दूसरी वाले को 1 दे दिया और तीसरी वाले को 2 का नाम दे दिया है। तो ये कोडेड फॉर्म में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया। तो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ये कोडिंग है जो आपने अभी देखी। अब नेक्स्ट जो है हमारा काम वो हमारा ये है, और अगर एक्स को भी देखना चाहते हैं तो एक्स तो पहले से ही ऑलरेडी कोडेड में ही है, तो ये वो कोडेड में आ गया। अगर आप नहीं देखना चाहते तो इसको ज़रूरत नहीं है, आप रन करवा दें, सिर्फ वो ही नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जो है हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, नेक्स्ट क्या करना है। लो जी, नेक्स्ट अब हमने अपना क्लासीफाई इस डेटा सेट को क्या करना है, स्प्लिट करना है डेटा सेट को ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। ट्रेनिंग के ऊपर इसकी ट्रेनिंग की जाएगी एल्गोरिदम की, और फिर टेस्ट डेटा के ज़रिए उसको क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अब ये जो है मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ट्रेनिंग, ठीक है ना। वो आपको मैंने बताया था कि कितना रेशो होता है ट्रेनिंग का और टेस्टिंग, कंट्रोल V, ठीक है। तो ये देखें सिलेक्शन यानी कि ट्रेन टेस्ट, और आगे क्या स्प्लिट ट्रेन, ये सारा जो है यहाँ पे इसकी कोडिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन 1 में जो है मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ये अभी सिंटैक्स इसका ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये एसकेलर लर्न डॉट मॉडल इसको क्योंकि क्यू में होना चाहिए, इसके लर्न डॉट मॉडल। लो जी, ये इसका सिंटैक्स करेक्ट हो गया। और अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है यहाँ पे 2 हिस्सों में ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए जो है ये अब ये रेडी है यहाँ। अब इससे नेक्स्ट जो काम है हमारा, वो हमारा ये काम है कि भाई हमने नेव क्लासीफायर पहले यूज़ करना है अपना, ये वाला मॉडल, इसके ऊपर ट्रेनिंग दे के टेस्टिंग करानी है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यूज़ किया नेव क्लासीफायर को, इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें, इसको फ्राम sklearn नेव वाइज लाइब्रेरी से वहाँ से इसको उठाया, इंपोर्ट किया, उसके अंदर गॉसियन NB क्लासीफायर NB इज इक्वल टू ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है ना। जो इसके अंदर क्या होगा, टेस्ट होगा और ट्रेन होगा। और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद अभी भी लाइन 1 में नेव वाइज इंपोर्ट क्लासीफायर, इसके ऊपर थोड़ा सा ये भी सिंटैक्स का इशू है, ये मैं भी ठीक कर लूँगा। तो थोड़ा सा इसका सिंटैक्स मैंने ठीक किया है। तो ये देखें जी, ये ट्रेन हो गया है, यानी कि स्मूथिंग जो है ये भी रन हुआ है। अब जो है अगला काम क्या है, अब इसकी हम प्रिडिक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। ये ट्रेन हो चुका है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ज़रा चलते हैं नेक्स्ट। अगला काम ये है, इसकी अभी ये ट्रेनिंग हो चुकी है, अब इसकी प्रिडिक्शन करनी है और इसका हमें रिज़ल्ट देखना है कि एक्यूरेसी इसकी कितनी आती है। इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल y_ प्रिडिक्शन और आगे किस चीज़ की क्लासीफायर NB डॉट प्रिडिक्ट किया, x_ टेस्ट कर रहे हैं। और फिर इसका जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, जो कितना प्रेडिक्ट किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी निकल के आई है, ये सारे का सारा हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से जो है पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको करता हूँ, अब रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रन किया तो इसमें भी थोड़ा सा इशू आया है, कन्फ्यूजन मैट्रिक में ये सिंटैक्स का ही इशू आया है, ठीक है ना, कि कन्फ्यूजन मैट्रिक जो है वो नहीं डिफाइंड। इसको करके देखते हैं, ये देखो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसका, तो अभी यहाँ पे इशू कर रहा है क्रिएट। फिर उसके बाद आगे जो है यहाँ से मैं करूँगा इसको
ये देखिए यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन वो जो क्या है इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे ये बनता नहीं है। इसको यहाँ से मैं उठाऊँगा फ्रॉम sklearns इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, बल्कि इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जो यहाँ पे ले जाते हैं। अब जो है इसको हम रन करते हैं तो देखें जी ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये बन के आया है भाई जनाब अली। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप को भी मैं रन करता हूँ तो ये देखें अब ये इसने जो टेस्टिंग की है, जो एक इसका प्रिडिक्शन है वो ये प्रिडिक्शन हो के आई है। तो इसमें जो है जो इसकी एक्चुअल होगी, जो इसकी एक्चुअल जो है हमारे उसको हम इस तरह से रो वाइज रीड करेंगे, ठीक है। जो मतलब कि हमारा एक्चुअल डेटा है ऊपर जो 11 जो है वो जिस तरह से मैं आपको ये बताऊं कि 11 जो है वो सटोसा के हैं, ठीक है ना, ये उसने प्रिडिक्ट किए हैं 11 सटोसा। फिर आगे जो है जो नीचे 7 आ रहे हैं ये कौन से आ रहे हैं, वर्जिनिस्का। और बाकी जो नीचे 11 है वो कौन से हैं, ये वर्सी कलर है, ये एक्चुअल है। लेकिन जब जो प्रिडिक्शन को जब हम देखेंगे तो फिर हम उनको कॉलम वाइज देखेंगे। ये कॉलम वाइज जो है ये सारी जो है कितनी है, ये इसकी जो हम अभी मॉडल ने जो प्रिडिक्ट की है, ठीक है ना, वो है। तो इसकी हम एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इनको जमा कर लेते हैं। ये जो डायगोनल वाली जो वैल्यूज़ हैं 11 और 7 कितना होता है 11 प्लस 7 प्लस 11 ये ऑलमोस्ट कितना आएगा 11 11 22 और 7 कितना होता है 29 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 29 और 30, यानी कि इस मैट्रिक्स की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सब का सम जब करेंगे तो वो उसका क्या आएगा। ये देखो इस जो क्लासीफायर की थी, जो नेव वाइज क्लासीफायर की जो एक्यूरेसी निकल के आई है वो 96 निकल के आई है, यानी कि बहुत काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी इसने जो प्रिडिक्शन की है। इसने बताया है कि इतना इसके अंदर हमने जो टेस्ट डेटा उसको दिया है उसने उसमें से जो 11 हैं वो उसने प्रिडिक्ट किए हैं, किसके 11 उसने प्रिडिक्ट किए हैं सेटोसा के। वर्जिनिका के जो हैं उसने प्रिडिक्ट कितने किए हैं, वो उसने 7 प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है जी 7 ठीक हो गया जी। और जो 11 हैं वो उसने प्रिडिक्शन किसकी की हैं, वो जो तीसरी स्पीशीज़ थी हमारी वर्सी कलर की उसने की है। देखो भाई ये इस तरह से इसने प्रेडिक्शन की है उस डेटा सेट में से जो इसकी कोडिंग सामने आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरह से इसने प्रेडिक्ट करके बताया है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक क्लासिफिकेशन करके बताई है, जो मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन किसके थ्रू अपना नेव वाइज क्लासीफायर की। अच्छा, इसके बाद एक क्लासीफायर हमारा और है, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, उसको लगा के देखते हैं ज़रा, इसकी और मज़ीद एक्यूरेसी इसकी चेक कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, जो कि रिग्रेशन की ही टाइप है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बता देता हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये है क्या, ठीक है ना जी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ना, एक मैंने सोचा था कि आपको नेव बाय क्लासीफायर से करके दिखाऊंगा, और दूसरा जो है इसकी जो प्रेडिक्शन है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मदद से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है इससे प्रीवियस मैंने आपको बताया भी था कि रिग्रेशन जो है आपको कोई ना कोई कंटिन्यूस वैल्यूज़ देती है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन जो है ना, ये मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि स्पैम का पता लगाना या ज़ियाबेतस की पेशगोई, शुगर का की प्रेडिक्शन करवानी कि इसको है या नहीं है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे ये जांचने के लिए कि कस्टमर जो है कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ख़रीदेगा या किसी दूसरे हरीफ की प्रोडक्ट्स को चुनेगा,
और या फिर क्या कस्टमर किसी दिए गए इश्तिहार के लिंक पर क्लिक करेगा या नहीं। ऐसे जितने भी मसाइल उनका हल करने के लिए जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 क्लासेस की दर्जाबंदी के लिए सबसे सादा और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और इस पर अमल दरामद करना आसान है और किसी बाइनरी दर्जाबंदी के मसाइल के लिए बेस लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी क्या होता है कि डिपेंडेंट बाइनरी वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान तल्लुक़ की वजाहत करता है और इसका तखमीना लगाता है। अब यहाँ पे जो है इसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मदद से इससे ज़रा मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन करवा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए वही तरीक़ाकार sklearn लीनियर मॉडल इंपोर्ट हमने क्या किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इसको कर लिया और इंपोर्ट क्या कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। वो जी ये अब sklearn डॉट लीनियर मॉडल में अब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है इसको हमने कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर अब यहाँ पे लॉग मॉडल और इनको ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद जो है इससे हम प्रेडिक्ट करवाते हैं कि ये हमें क्या प्रेडिक्ट करके बताता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इनको मैंने किया लॉग मॉडल इज़ इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका फंक्शन मेथड, फिर उसके बाद आगे लॉग मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। ठीक है जी, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एंड अब जो है इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। इसको मैं ये ट्रेन हो रहा है और ये देखिए कितनी जल्दी से ये ट्रेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 150 को इतना ख़ास इतना ज़्यादा बड़े साइज़ का डेटा सेट नहीं है, तो यहाँ पे जो है हो जाता है। तो इसके बाद जो है अब अगला जो है वो हमारी प्रेडिक्शन का आ जाता है, यानी कि वाई प्रेडिक्शन इज़ इक्वल टू है। अब जो है हमने इसको प्रेडिक्ट करवाना है, देखते हैं ये क्या प्रेडिक्ट करके देता है। कंट्रोल V किया और इसको करते हैं रन करने के बाद अगला जो है काम इसकी वाई प्रेडिक्शन एंड एक इसके कंट्रोल V एंड इसको रन करवाते हैं। ये देखिए सारे जो है इसके एरेज के अंदर वो जो स्पीशीज़ थी जिन प्री प्रोसेसिंग के दौरान जिनको हमने इनकोड किया हुआ था वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। और फिर उसके बाद आगे जो है फ्रॉम sklearn इसका हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बाद इसको जो है फिर हमें मैट्रिक्स एक बन के आएगा और उसके अंदर उसकी हमें एक्चुअल पता चल जाएगी। देखिए जी ये भी आ गया 11, 7 एंड 11। ठीक है ना जी। तो ये देखें इसकी जो एक्यूरेसी आई है वो भी आलमोस्ट तकरीबन कितनी बन रही है, 29 डिवाइडेड बाय 30। तो आलमोस्ट तकरीबन जो इसने भी प्रेडिक्ट किया वही इसने प्रेडिक्ट किया था जो जितना उसका किया था। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जो एक्यूरेसी आ रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, दोनों की प्रेडिक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन और नेव बायस की दोनों की सेम ही आ रही है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास sklearn। इसी तरह से हम और भी क्लासीफायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से डिसीजन ट्री हो गया, k-nearest neighbor हो गया। ठीक है ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सारे सुपरवाइज लर्निंग जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से देखो एक मिनट समराइज़ करता हूँ। इंपोर्ट किया हमने, पाथ सेट किया। ठीक है ना, पाथ सेट करने के बाद पांडा और नम्पाई को हमने इंपोर्ट किया। डेटा सेट जो है उसको हमने रीड कराया, रीड कराने के बाद सामने ये आ गया डेटा सेट को रीड करवाने के बाद आगे जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट किए। एक हमारा y था जो कि y वेरिएबल जो था वो हमारा डिपेंडेंट था और x जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट था। वो फिर हमने शो करवाया, डिस्प्ले करवाया जो y थे। फिर हमने sklearn, प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट, लेबल, इनकोडर, इन सब को जो है इनकोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। एक स्पीशीज़ को 0 कोड असाइन कर दिया, दूसरे का 1 हो गया और तीसरे का 2 हो गया। ये सारे का सारा प्री प्रोसेसिंग में हुआ। ठीक है ना। उसके बाद हमने अगला काम जो किया, इस डेटा को 2 हिस्सों में तकसीम किया, स्प्लिट किया ट्रेन और टेस्ट में।
उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया और ट्रेनिंग डेटा की मदद से क्लासीफायर को ट्रेन किया और उसके बाद टेस्ट किया, प्रिडिक्शंस कराई, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स के बाद आप देख सकते हैं कि ये इनके जो है ये क्या है, रिजल्ट्स हैं। इसी तरह नेव बायस को अप्लाई किया और जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई की। ठीक हो गया जी। तो आखिर में इन दोनों का जब हमने कंपेयर किया रिज़ल्ट, तो दोनों की जो एक्यूरेसी थी वो बराबर थी। अब आप लोगों के ज़िम्मे टास्क ये है कि आप भी जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को करें और आप ज़रा मुझे बताएं कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी आ रही है। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि इसी आयरस के डेटा सेट को जो है हम दूसरे क्लासीफायर या एल्गोरिदम से जो है इसको हम प्रिडिक्ट करवाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।